नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी दोस्त नेतन्याहू से मिलने इजराइल जा रहे हैं। वो इजराइल जो हमेशा से हिंदुस्तान का परम मित्र रहा, हर जंग में भारत का साथी रहा और अब वो भारत को सैन्य उपकरणों के साथ साथ वो अवैध आयरन डोम भी देने की तैयारी में, जिसने इजराइल को महफूज बना रखा। लेकिन क्या भारत को आयरन डोम की जरूरत है? क्योंकि भारत का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद क्या है, वो कौन कौन सी डील है जो होनी है, साथ ही हेक्सागन समझौता क्या है जिससे कट्टरपंथी डर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे इजराइल में 30 घंटे रुकने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि इस दौरे से अरबों की डील होगी और आयरन डोम पर फैसले की पूरी संभावना है। सबसे पहले इस दौरे के जो मिनट्स हैं उनको समझिए और देखिए। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वो 2017 के अंदर इजराइल के दौरे पर गए थे। 25 फरवरी 2026 को सुबह वो दिल्ली से इजराइल के दौरे पर निकलेंगे। जहां वो पहुंचेंगे वो जगह होगी यरूशलेम। वो जो वक्त वहां बिताएंगे वो है लगभग 30 घंटे और लक्ष्य होगा व्यापार और सुरक्षा। ये मुख्य मिनट्स हैं। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से कौन कौन से समझौते होंगे या कहें कि कौन कौन से करार होंगे, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इजराइल से हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के आयरन डोम की होती है। क्या वाकई में इस दौरे के बाद भारत के पास इजरायली आयरन डोम होगा? मोदी के इजरायली दौरे और उसके लक्ष्य को जरा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जा रहे हैं। पीएम मोदी 9 साल के बाद इजराइल के दौरे पर हैं, जहां वो करीब 30 घंटे का समय बिताएंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको लेकर ट्वीट भी किया। वो उनसे वहां मुलाकात करने वाले हैं और पीएम मोदी की इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम के अंदर हुई। 25 फरवरी को सुबह वो दिल्ली से यरूशलेम के लिए रवाना होंगे। वहां दोपहर में वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। वहीं 25 फरवरी की शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ डिनर भी करने वाले हैं। 26 फरवरी की सुबह डेलीगेशन के साथ अहम बैठक करेंगे। इस दौरान आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक के हस्तांतरण पर समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि आयरन डोम मौजूदा दौर में सबसे उन्नत विश्वसनीय मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। लेकिन जिन डील को लेकर कहा जा रहा है कि लगभग कंफर्म हो चुकी है, वो डील कौन कौन सी है, जरा इसको भी समझिए। इजरायली दौरे के दौरान जो भारत और इजराइल के बीच में समझौते होंगे, उसमें जिनको कहा जा रहा है कि ये लगभग कंफर्म है। इस समझौते का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर हो सकता है। इस नए समझौते के तहत भारत और इजराइल के रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मसलन जैसे हम रूस के साथ करते हैं कि हमारे यहां पर रूस की तकनीक होती है और मेड इन इंडिया होता है, बिल्कुल वैसे ही इजराइल की तकनीक हो सकती है, मेड इन इंडिया हो सकता है। हालांकि भारत और इजराइल के बीच नए रक्षा समझौते से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को वो अभी नहीं भेद पाए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे हमने पाकिस्तान के खुद के एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना से लिए गए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। और ऐसे में अगर भारत के पास इजराइल का सबसे बेहतरीन आयरन डोम होगा तो उसको भेदना चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किल होगा। और ये क्यों होगा, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि आयरन डोम किस तरीके से काम करता है। लेकिन ये सच है कि अगर भारत को आयरन डोम मिलता है तो उससे पाकिस्तान की टेंशन इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान की इजराइल से पुरानी दुश्मनी। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत में इजराइल के राजदूत अजार ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के एक अहम दौरे पर जाने वाले हैं, जहां भारत और इजरायल के एक अपडेटेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद है। अजार ने बदलते वैश्विक खबरों और खतरों से निपटने में इस एग्रीमेंट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के लिए खतरे एक जैसे हैं। हम चैलेंज शेयर करते हैं, हम उनसे निपटने के लिए पक्के इरादे वाले देश हैं। अजार ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता नई तकनीक जैसे क्षेत्र में गहरे सहयोग को और ज्यादा भारत और इजरायल के बीच में बढ़ा देगा। तो चलिए तकनीक की बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में एआई और तकनीक पर फोकस रहेगा, और अगर रहेगा तो उसका भारत किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से मिलने वाले हैं, क्वांटम एआई डिजाइनर पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। भारत और इजरायल दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी होलोकॉस्ट मेमोरियल वॉर वेशम भी जाने वाले हैं, और याद वेशम में जब वो जाते हैं तो भारत और इजरायल के बीच के जो सांस्कृतिक या कहें कि सैन्य जो संबंध है और ज्यादा मजबूत होते हैं। जिन डील का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ड्रोन हो सकता है। इजरायली ड्रोन को हम भारत की सैन्य शक्ति में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इजरायली मिसाइलों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां के कवच को भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मोदी के इस दौरे पर मीटिंग में बैलिस्टिक मिसाइल, रक्षा प्रणाली, निर्देशित ऊर्जा लेजर हथियार, लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलें और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा किए जाने की पूरी उम्मीद है। ये योजनाएं भारत के घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों, इजरायल की सैन्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के अनुरूप होंगी। भारत इजरायल के बीच हथियारों, नई रक्षा तकनीकों के सह उत्पादन और सह विकास पर समझौता होने की संभावना है। भारत इजरायल के साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जो मिशन सुदर्शन का मुख्य आधार है। इजरायल लंबी दूरी की एरो, मध्यम दूरी की डेविड्स स्लिंग और छोटी दूरी की आयरन डोम प्रणाली के साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के क्षेत्र में सबसे आगे है। उसके पास एक मजबूत डिफेंस सिस्टम है, जिसने पिछले जून में ईरान द्वारा दागी गई 98% बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया था। और इस लिहाज से भारत इजरायल के साथ रक्षा सहयोग के तहत समझौता करना चाहता है। लेकिन यहां रणनीति पूरे तरीके से साथ इजरायल से समझौते तो होंगे, लेकिन इजरायल से वेपन्स खरीदे नहीं जाएंगे। इजरायल से तकनीक को खरीदा जाएगा और उन तकनीक के जरिए भारत में ही इजरायल के साथ मिलकर वेपन्स क्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, या फिर कुछ और हो। क्योंकि भारत वर्तमान में यह चाहता है कि उसका जो इंपोर्ट है, वेपन इंपोर्ट, वो कम हो। वो बाकी देश जिनसे वेपन इंपोर्ट करता है वहां से तकनीक को इंपोर्ट करे और उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर भारत अपने ही देश के अंदर हथियारों को विकसित करे, जैसा भारत दोस्त रशिया के साथ मिलकर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही भारत दोस्त इजरायल के साथ भी करना चाहता है। लेकिन जिस आयरन डोम सिस्टम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत इस दौरे के दौरान आयरन डोम को भारत में इंट्रोड्यूस करते हुए डील साइन कर सकता है, उसको जरा समझिए। क्योंकि इजरायल का जो आयरन डोम है, ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक जगह इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नहीं, ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, कहीं भी मूव हो सकता है। और इसे इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया। यह सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है, ताकि आबादी वाले इलाकों को हमले से बचाया जा सके। इजरायल का दावा है कि इसकी सफलता की दर 90% है। अब 90% का मतलब क्या है? 90% का मतलब है कि मानिए 100 मिसाइलें इजरायल के ऊपर दागी गई, तो उनमें से 90 मिसाइल को एयर के अंदर आयरन डोम बर्बाद कर देगा। अब इसमें दरअसल आयरन डोम 3
3 सिस्टम से मिलकर बनकर काम करता है। पहला जो सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, मिसाइल को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा जो होता है कमांड सेंटर होता है, जहां से कमांड किसको दी जाती है, उस हिस्से को जहां से मिसाइल्स को दागा जाना है। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर आयरन डोम तैयार होता है। ये रडार का इस्तेमाल अपने दुश्मनों की पहचान के लिए करता है। उसके बाद वो खतरे को वास्तविक पाने के बाद तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करता है और फिर उन्हें हवा के अंदर ही मार गिराया जाता है। जरा आयरन डोम की पूरी कार्यप्रणाली को ही समझ लीजिए। आयरन डोम की प्रत्येक बैटरी में एक रडार होता है, एक बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है और एक लॉन्चर होता है, जिसमें कम से कम 20 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती है। ये हर हमलावर की पहचान करता है और अगर वो गैर आबादी वाले इलाके में जा रहा होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, मतलब उस पर अटैक नहीं किया जाता। वो जाकर किसी एक इलाके में गिरता है जहां नुकसान नहीं होता। ये कम ऊंचाई के तोप के गोले, मोर्टार और रॉकेट के खिलाफ बेहद कारगर है। इजराइल अब तक गाजा और लेबनान से आने वाले हजारों रॉकेट को मार गिरा चुका है। इसके और ज्यादा आधुनिक वर्जन को बनाने में इजराइल जुटा हुआ है ताकि बड़े पैमाने पर आने वाले ड्रोन को मार गिराया जा सके। आयरन डोम प्रभावी तो है, लेकिन ये काफी महंगा है। क्या वाकई में भारत इसको लेकर डील साइन करेगा? क्योंकि भारत को आयरन डोम के लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुमकिन है कि भारत सिर्फ वहां से तकनीक को ले और दोस्त इजराइल के साथ ही मिलकर भारत हिंदुस्तान के अंदर ही, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो आयरन डोम सिस्टम हो, उसको यहीं पर ही डेवलप करे। फिर भी जरा देखिए आयरन डोम की कीमत क्या होगी। इसको मोटे तौर पर समझा रहे हैं क्योंकि आयरन डोम 3 अलग अलग सिस्टम से मिलकर बना होता है। देखिए सर, इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो एक तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल की जो कीमत है वो 40 से 50 हजार डॉलर है। अब एक बार में जो एक सिस्टम में लगेंगी मिसाइल, वो मिसाइल 20 के आसपास हो, यानी कि जो टोटल कीमत एक सिस्टम की होगी वो होगी 800 से 1000 डॉलर के आसपास। ये लगभग इतनी कीमत पड़ने वाली है। या कहें कि इसको अगर और अच्छे से समझे तो एक बैटरी की कीमत 10 करोड़ डॉलर के आसपास और एक बैटरी के अंदर 20 तमीर मिसाइल है। ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन भारत के लिए वर्तमान में कुछ एक्सपेंसिव नहीं। सुरक्षा सर्वोपरि और उसके लिए भारत कुछ भी करेगा और इसीलिए भारत चाहता है कि इजराइल के साथ मिलकर भारत के अंदर ही ये सारे सिस्टम बनाया जाए। लेकिन इस दौरे में सिर्फ आपको व्यापार और सिर्फ सैन्य सुरक्षा समझौते नहीं मिलेंगे। इसमें जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है दरअसल कट्टरता के खिलाफ हेक्सागन समझौता। और इसको समझिए, इससे जो कट्टरपंथी ताकतें जो पूरे वैश्विक स्तर पर वो घबराई हुई हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाल ही में हेक्सागन अलायंस की घोषणा की, जिसमें भारत के साथ अरब है, अफ्रीकी देश है, ग्रीस है, साइप्रस है और एशियाई देश को शामिल करना है। इसका उद्देश्य केवल पैसों या बिजनेस का मेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप होगा जो कट्टरपंथी ताकतें, जिन्हें रेडिकल एक्सिस कहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जितने आतंकी संगठन हैं वो सब रेडिकल एक्सिस हैं, उन सब के खिलाफ ये सब देश मिलकर काम करेंगे। ये विजन भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर यानी कि IMEC जैसा ही है, जो कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और नेतन्याहू ने इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। माना जा रहा है कि यह गठबंधन इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला करेगा। क्या वाकई में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है जो इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला करे, रेडिकल एक्सिस को खत्म करे? इस पर सबकी नजर है कि क्या भारत इसका हिस्सा बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। वहीं भारत और इजराइल में इस वक्त नजदीकी क्यों है? क्योंकि भारत हमेशा से इजराइल का दोस्त रहा है
और प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल जाना यह संकेत भी दे रहा है कि भारत सिर्फ यूएन में इजरायल के साथ नहीं है, वो हर तरीके से इजरायल के साथ है। भारत और इजरायल दोनों ही पड़ोसी देशों के आतंकवाद से पीड़ित है, ये सच है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। भारत ने कई अहम मौकों पर इजरायल का खुलकर समर्थन दिया है। खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ होने वाले मतदान में भारत ने तटस्थ रुख अपनाकर उसको राहत दी। इसके अलावा मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती ने भी संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया है। अब जरा व्यापारिक साझेदारी की बात कर लेते हैं कि भारत और इजरायल के बीच की व्यापारिक साझेदारी क्या होगी, क्योंकि भारत जो है वो इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसमें इजाफा इस दौरे के दौरान यकीनन होना है। भारत और इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा एशियाई व्यापारिक साझेदार है, जिसमें हीरे, पेट्रोलियम, रसायन प्रमुख है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च तकनीकी उत्पाद, संचार, चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ रहा है। इजरायल को भारत का विदेशी व्यापार, जो कि अप्रैल 2000 से अप्रैल 2025 में वो लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 2022 में अडानी के नेतृत्व में 1.18 अरब अमेरिकी डॉलर में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण भी शामिल है। भारत में इजरायल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक 334.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इस दौरे के बाद यकीनन इसमें और इजाफा होने वाला है। लेकिन भारत इजरायल के साथ जो ट्रेड कर रहा है, उस ट्रेड में भारत क्या आयात करता है और क्या निर्यात करता है, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। भारत जो निर्यात करता है उसमें मोती है, कीमती पत्थर है, ऑटोमोबाइल डीजल है, रासायनिक और खनिज उत्पाद है, मशीनरी है, विद्युत उपकरण है, प्लास्टिक है, वस्त्र परिधान उत्पाद है, धातुएं हैं, परिवहन उपकरण है और कृषि उत्पाद है। यह तो निर्यात करता है। और भारत जो आयात करता है वो क्या क्या है, उसमें रासायनिक और खनिज उर्वरक है, मशीनरी और विद्युत उपकरण है, पेट्रोलियम तेल है, रक्षा उत्पाद है, मशीनरी है और परिवहन उपकरण है, जो भारत वहां से आयात करता है। अब इनमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हो सकती है, मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जिनको लेकर भारत इजरायल में ट्रेड कर सकता है, डील कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं इजरायल के अंदर अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है, एक मिनी भारत। इजरायल में 42,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा 42,000 तो बहुत कम है, लेकिन ये इजरायल की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इजरायल में 42,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से देखभाल करता, निर्माण और कृषि क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं हीरा व्यापारी, आईटी पेशेवर और छात्र शामिल हैं। इजरायल में लगभग 1,000 भारतीय छात्र हैं, जो मुख्य रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित क्षेत्रों में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। इजरायली विश्वविद्यालयों में भारत से संबंधित कई पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं और ये भारत और इजरायल के बीच के रिश्ते हैं। और यह आंकड़ा हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम पहुंचेंगे तो वहां मोदी मोदी के जो नारे लगेंगे, उनमें जो 42,000 भारतीय हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। वहीं भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते आज से नहीं है, ये आप मानिए कि आजादी के आसपास से है, क्योंकि भारत और इजरायल लगभग आसपास ही आजाद हुए। भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते पिछले कुछ दशकों में और ज्यादा मजबूत हुए। बीते कुछ वर्षों में कई मौके आए जब दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। साल 1950 में भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी। और यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत खुद 1947 में आजाद हुआ और 1950 में उसने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में बने। अतीत के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चाहे 1962 का युद्ध हो, भारत और चीन का युद्ध, उस दौरान इजरायल ने भारत को मोर्टार दिए, मोर्टार रोधी उपकरण दिए। इससे आगे बढ़ जाइए, 1965 की जंग, 1971 की जंग
1999 का करगिल, इसमें भी इसराइल ने भारत को सैन्य सहायता और सामान उपलब्ध कराए थे और इसलिए हमेशा से भारत का जो इसराइल है वो सीधे तौर पर डिफेंस पार्टनर रहा है और इसलिए हम डिफेंस पर फोकस करें कि अब वाकई में डिफेंस डील होगी। भारत और इसराइल के बीच की दोस्ती में रक्षा सहयोग काफी अहम माना जाता है। इसराइल का नाम भारत के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर भी शामिल है। भारत के हथियार भंडार में इसराइल की रैम्पेज मिसाइल है, हारोप है, स्काई स्ट्राइकर लाइटनिंग म्यूनिशन है। इसके अलावा डीआरडीओ हो हेरोन MK2 यूएवी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। रोक 8 MRSAM सिस्टम और क्रिस्टर मेज 2 मिसाइल जैसे हथियार शामिल हैं जो हमने मिलकर बनाए और जो इसराइल से हमने लिए। इसलिए इंतजार कीजिए इस दौरे का। इस दौरे में बहुत कुछ नया नजर आएगा। भारत और इसराइल के बीच की दोस्ती का एक नया अध्याय नजर आएगा। भारत और इसराइल के बीच डिफेंस सेक्टर में होती डील का एक नया अध्याय नजर आएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का इसराइल और मजबूत साझेदार नजर आएगा और इन सब के बीच में वो हेक्सागन समझौता जो रेडिकल एक्सिस के अगेंस्ट अगर बनता है तो एक संदेश जाएगा। संदेश ये कि अब भारत पर भी अगर कोई आतंकी संगठन अटैक करेगा तो फिर इसराइल भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, अरब भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, अफ्रीकी देश भी उसके खिलाफ खड़े होंगे, ग्रीस भी उसके खिलाफ खड़े होंगे। और इसलिए मोदी का जो इसराइल दौरा है उस पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है कि डील के साथ आयरन डोम क्या भारत को वाकई में मिलने वाला है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।